नोटबुक साथ में रखिए, बुक साथ में रखिए। पीपीटी के माध्यम से हम पढ़ाई कर रहे थे, तो उसी पीपीटी को हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप अपनी प्रेजेंट दे दिया करो। जो बच्चे प्रेजेंट देंगे उनका रिकॉर्ड मेरे पास ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, क्लास रिकॉर्ड होती है, तो ध्यान रखिए। हमारे साथ और भी कोई भी जुड़ सकते हैं, हमारे जो अधिकारी लोग हैं वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, नोटबुक साथ में रखिए, बुक साथ में रखिए। सभी को दिख रही होगी, स्क्रीन शेयर हो रही है, आप देख सकते हैं। बताइएगा मुझे यस और नो में। यस सर, हो रही है। आपको यस सर। ओके, ठीक है। अब देखिए, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूंगा फ्रॉम बिगिनिंग से। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले उसको देख लीजिए। हम दिल्ली सल्तनत के बारे में स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं। मुस्लिम किंगडम्स डायनेस्टीज विच वर बेस्ड मोस्टली इन दिल्ली, 1206 to 1526. After that, Tomar dynasty, Anangpal Tomar, Chauhan dynasty, Prithviraj Chauhan, then Muhammad Gori and their slaves, Qutbuddin Aibak, Iltutmish, महमूद गजनवी। फिर उसके बाद में हमने डायनेस्टीज की के बारे में डिस्कस किया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत बाय इल्बर्ट डायनेस्टी, इलवरी तुर्क, सॉरी इल्बर्ट नहीं, इलवरी है ये, इलवरी डायनेस्टी, जिसको गुलाम डायनेस्टी भी कहते थे। एक छोटा सा कोटेशन आप लिख लीजिए, आपको हमेशा हेल्प मिलेगी उसे। और उसको इंग्लिश में लिखना, मतलब बोलूंगा मैं हिंदी में, उसको लिखना इंग्लिश में। जैसे गुलाब खिलाता हुआ सुल्तान, ये लिख लो आप, गुलाब खिलाता हुआ सुल्तान। अब इसको लिखने से आपको क्या फायदा होगा ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लिखते हैं गुलाब खिलाता हुआ सुल्तान, तो इसका मतलब होता है आपने पांचों डायनेस्टीज को आपने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे लिखना होगा तो। टेक्स्ट अगर है तो टेक्स्ट है। यहाँ देखिएगा, आप इस तरह से लिखेंगे। जैसे सबसे पहले आपने लिखा गुलाब, गुलाब से जी बना, जी मतलब गुलाम डायनेस्टी, है ना। खिलाता, के, ये के से बना खिलजी डायनेस्टी। टी, गुलाब खिलाता, टी, इनको कैपिटल में लिखना, बाकी सबको स्मॉल में लिखना। गुलाब खिलाता हुआ सुल्तान, तो खिलाता में के को कैपिटल लिखना, के एच आई, और एल ए इसको स्मॉल में लिखना, और टी को फिर वापस से कैपिटल में लिखना, फिर ए को स्मॉल में लिखना। सुल्तान, सैयद, और आफ्टर दैट सुल्तान, तो एस यू, और फिर आगे आप लिखोगे एल। तो देखो सारे बन गए, पांच डायनेस्टीज बन चुकी है। गुलाब, गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और लोधी वंश। क्लियर यहाँ सभी को? यस सर। यस सर। अब देखो, यस सर। अब नेक्स्ट, ओके ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे। इसको एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। गुलाब खिलाता हुआ सुल्तान, जी को कैपिटल लिखिए, के को कैपिटल लिखिए, टी को कैपिटल, एस को कैपिटल, और एल को कैपिटल, बाकी सबको स्मॉल लिखिए। वर्ड अलग अलग होंगे लेकिन इनको कैपिटल लिखिए। और ये एक डायनेस्टी का नाम है, तो आप याद कर लेंगे अपने आप, आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे आप। जी मीन्स गुलाम वंश, के मीन्स खिलजी वंश। देखो यहाँ देख सकते हो, यहाँ से दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ से देखना। देखो सबसे पहले ये रहा इलवरी डायनेस्टी, आफ्टर दैट खिलजी डायनेस्टी, आफ्टर दैट लोधी डायनेस्टी, सॉरी ये सबसे लास्ट में है, लेकिन तुगलक वंश पहले आएगा, ये वाला पहले आएगा। उसके बाद में सैयद, और फिर लोधी, और लोधी के बाद में मुगल। लोधी के बाद में कौन आए थे? मुगल आए थे। तो लोधी के बाद में मुगल्स आए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को यहाँ? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, चले आगे।
यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ इसके बाद में हमने स्लेव डायनेस्टी की बात करी थी सभी के बारे में। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक हमने बात करी, इन्होंने सिक्के बनाए और फिर कुछ वहाँ के जो इमारतें थी उनको बनाया। आफ्टर दैट हमने खिलजी डायनेस्टी की बात करी, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी और फाउंडर था तुर्की डायनेस्टी का। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो बहुत दयालु था, काइंड हार्ट था और नेचर पे भरोसा करता था। फिर इसके भतीजे ने, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, उसने इसकी हत्या कर दी और फिर वो वहां का राजा बन गया, किंग बन गया, सुल्तान बन गया। आफ्टर दैट हम बात करेंगे, जो मैंने कहा था आपको कि बहुत बुद्धिमान एक राजा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो कौन था? वो मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ से हम शुरू करेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तो यहाँ से आप देखते जाइएगा, मैं आपको बताते जाऊंगा। गाजी मलिक के यहाँ से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, गाजी मलिक जो था ये असेंड हुआ द थ्रोन एज सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक शाह, यानी जो गाजी मलिक था इसी को बाद में कहा गया क्या? सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक शाह। और इसने थर्ड डायनेस्टी जो थी, देखो सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी थी? गुलाम डायनेस्टी। उसके बाद में खिलजी डायनेस्टी और उसके बाद में तुगलक डायनेस्टी। तो जो तुगलक डायनेस्टी थी उसका जो फाउंडर था, वो फाउंडर कौन था? गाजी मलिक। और गाजी मलिक जब राजा बना, सुल्तान बना, तो इसने अपना नाम क्या रखा? सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक शाह। ये तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था। और थर्ड डायनेस्टी है ये। द तुगलक बिलोंग टू कुराना तुर्क। और ये जो है, या इसको करोना तुर्क भी बोल सकते हैं या कुराना तुर्क भी बोल सकते हैं, ऐसे तुर्क जो कुरान पे भरोसा रखते थे। ये एक जनजाति है, वो उधर की ही जनजाति है जहाँ की हम बात कर रहे हैं, गजनी वगैरह की जो बात हो रही है ना, ये वहीं की जनजाति है। तो आप इस बात को अच्छे से समझें कि जो तुगलक डायनेस्टी था उसका ये रूलर रहा है। नेक्स्ट इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक के बाद में जो राजा बना था, वो राजा बना था मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप बात करेंगे हम मोहम्मद बिन तुगलक की, ठीक है। यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ स्केच दे देता हूँ, समझना। पिछली बार हमारी क्लास में हमने बात करी थी कि पूरे दिल्ली सल्तनत में जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान था, सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट माना जाता था, वो किसको माना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान तो माना जाता था, लेकिन इसको पागल राजा या कंफ्यूज्ड राजा कहा जाता था। अब क्या क्या इसके कंफ्यूजन थे वो एक एक मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ, इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सबसे पहले उसने क्या किया, अपनी जो राजधानी थी उसको दिल्ली से लेकर के वो देवगिरी ले गया। और देवगिरी दौलताबाद है महाराष्ट्र में। अभी आगे मैप में देखेंगे, ये टाइम है 1327 का। इस समय इसने क्या किया, अपनी जो राजधानी दिल्ली थी वहां के लोगों को देवगिरी में ले जाना चाहा। अब देवगिरी ले जाने का मकसद क्या था, इसको समझने से पहले आप मैप पे आइए। जैसे मैं मैप की बात करूंगा तो आप उससे समझ जाएंगे कि सर क्यों कह रहे हैं कि वो कंफ्यूज रहता था। एक मैप दिखाता हूं मैं आपको। देखो यहाँ एक मैप दिया हुआ है, आप देखना। इस मैप में आप दिल्ली देख सकते हैं। दिल्ली ये रहा, ये दिल्ली है और ये है देवगिरी। और देवगिरी को दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ से लोगों को, क्योंकि देखो इसका जो साम्राज्य है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है, वो यहाँ से इधर से ये पूरी बाउंड्री है, आप देख सकते हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा साम्राज्य है। तो ये था बुद्धिमान, इसने ये सोचा कि क्यों नहीं मैं मेरी पूरी डायनेस्टी के बीचों बीच में जाऊं। और बीच वाला जो हिस्सा है वो ये है, अगर मेरी राजधानी यहाँ होगी तो मैं इस एरिया को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। ये एरिया भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये एरिया भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये एरिया भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और ये एरिया भी मैं आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ अगर मैं मिडिल में रहूं तो इसने तो ये सोचा था। लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि इसकी जो योजना थी वो सही इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। उसका रीजन ये रहा कि यहाँ से जब लोग यहाँ गए तो इसने क्या किया, बीच बीच में सराय बना दी, है ना, लोगों का विश्राम गृह बना दिया, पानी की व्यवस्था कर दी,
है ना, पेड़ लगा दिए, बगीचे लगा दिए, ताकि लोग है ना परेशान ना हो, क्योंकि बहुत दूर रास्ता था, ये काफी दूर था। ऐसे दिखने को तो बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन दिल्ली से आप मुंबई भी जाते हो और पैदल जाना है। ऐसे तो उस समय इतने व्हीकल तो है नहीं कि वहां आसानी से हम पहुंच सके। तो उसने ये सोचा कि क्यों नहीं मैं लोगों के लिए सुविधाएं दूं। अब लोग, कुछ लोगों ने तो इसका सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने इसका सपोर्ट नहीं किया। तो क्या हुआ, ये कंडीशन आपको बता रहा हूं मैं। यहां से जब लोग यहाँ निकले तो ऐसा कहते हैं कि लगभग 60 to 70%, लगभग 60 to 70% जो लोग थे वो रास्ते में ही मर गए, जो जाने वाले थे, या फिर भूख प्यास से तड़प तड़प के वो रास्ते में रुक गए। फिर यहाँ पहुंच गए किसी भी तरह करके, मान लो जैसे, सॉरी ये बता रहा हूँ मैं, 60 to 70% लोग पहुंचे यहाँ देवगिरी। 30% लोग वहीं रुक गए, या फिर वो आए नहीं, या फिर वो रास्ते में रुक गए। अब जो 30% लोग यहाँ रुके थे, वो ये चाहते थे कि हम तो दिल्ली में ही रहेंगे, दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली पुराना शहर था। देवगिरी आ भी गए। फिर यहाँ आने के बाद में उसने देखा कि लोग काफी परेशान हुए हैं, तो उसने वापस से योजना चेंज कर दी और वापस से लोगों को कहाँ ले गया, दिल्ली ले गया। अब लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए कि पहले तो ये दिल्ली से देवगिरी ले गया, फिर वापस से देवगिरी से दिल्ली ले गया। तो ऐसा कहते हैं, कहावत है, ये हिस्ट्री में कहा जाता है, मैंने पढ़ा है वो बता रहा हूँ, कि जब देवगिरी से वापस जब दिल्ली गए थे तो एक, केवल एक डॉगी जिसको बोलते हैं कुत्ता गया, एक लंगड़ा आदमी पहुंचा, और एक महिला जो गर्भवती थी, केवल वो ही वापस पहुंचे इतने लोगों में थी। बाकी की जो जनता यहाँ बची थी केवल वो बची रही। बाकी की जनता जो थी, जो पब्लिक थी, उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था। तो आप मेरी बात को अच्छे से समझोगे, ये योजना उसकी फेल हो गई। फेल हुई या सफल हुई? सर फेल हुई। फेल हो गई। और फेल। फेल हो गई। फेल होने फेल। की वजह, फेल फेल होने की वजह थी, अरे सब मत बोलो भाई, अपना माइक म्यूट रखो ना, फिर आवाज नहीं आएगी मेरी। फेल होने की वजह थी उसकी जो योजना का जो इम्प्लीमेंट किया, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। तुरंत ले गया और तुरंत ही वापस लौट के ले आया, तो काफी जनता को नुकसान हुआ, इकोनॉमिकली, सोशली, फिजिकली और मेंटली। आफ्टर दैट हम बात करेंगे अब दूसरी उसकी योजना क्या थी। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक कितना बुद्धिमान था। बुद्धिमान तो था, लेकिन उसकी योजना का इंप्लीमेंट ढंग से नहीं हुआ। जैसे अब सेकंड हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। उसने क्या किया, उस समय जैसे सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स चलते थे, गोल्ड के कॉइन्स बहुत कम थे, सिल्वर के कॉइन्स ज्यादा चलते थे, या फिर कॉपर के कॉइन चलते थे। तो इसने एक नया इम्प्लीमेंट स्टार्ट किया। अपनी जो, आपने सुना होगा शायद, कांसे और चमड़े, कांसे और चमड़े के सिक्के इसने बनाने की कोशिश की। चमड़ा जो होता है, जिसको अपन स्किन बोलते हैं, जो जानवरों की जो खाल होती है, उससे इसने सिक्के बनाने की कोशिश की। जैसे ये तांबे के सिक्के हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये कॉइन्स जो है, ये कॉपर की कॉइन्स है। तो ऐसी उसने कॉइन्स बनाई, दिख रही है ना सभी को ये वाली। बोलना मत, बोलना मत, वरना मेरे कान में सीधे अटैक होता है। आराम से बोला करो, इतना जोर से मत बोला करो। ये जो कॉइन्स हैं ये उसने बनाई थी। एक तो ये कॉइन्स, दूसरी चमड़े के कॉइन्स बनाए उसने। अब इसका आप कहेंगे कि सर इससे क्या फर्क पड़ा, ये योजना फेल क्यों हो गई? ये योजना इसलिए फेल हो गई कि कॉपर नॉर्मली वहां अवेलेबल था लोगों के पास, क्योंकि सोना चांदी तो इतना लोगों के पास रहता नहीं था, लेकिन कॉपर तो लगभग हर घर में उस समय था, क्योंकि कॉपर बहुत सस्ती धातु है। दूसरा, चमड़ा, जो चमड़े का व्यापार करने वाले लोग थे उनके पास भी था। तो उन लोगों ने क्या किया, जो राजा करेंसी बनाता था उसकी कॉपी करना शुरू कर दिया। और जब राजा की करेंसी की कॉपी होने लगी तो मार्केट में वो करेंसी भरमार हो गई। फिर चलो ठीक है, ये भी ठीक था, तो उसने इस पे कंट्रोल तो किया नहीं। लोगों को क्या कहा कि ठीक है, आपके पास जो भी मुद्रा है उसको वापस मुझे दे दो, मैं वापस से कॉपर के जो सिक्के हैं उनको बंद कर दूंगा, सिल्वर के, सॉरी, जो चमड़े के सिक्के हैं उनको, कॉपर के सिक्कों को बंद कर दूंगा, सिल्वर और गोल्ड के सिक्के मैं आपको लौटा दूंगा। तो ऐसा करने से राजा को, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को इतना नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों ने क्या किया, जाली सिक्के बना दिए, है ना, जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिया, भ्रष्टाचार शुरू हो गया। इसके जो राजा थे वहां से इसको कॉइन्स वगैरह ये सब मिलने लग गई लोगों को। तो दोनों तरफ से इसको नुकसान हुआ।
तो आप इस बात से अच्छे से अब महरूफ हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये राजा असफल हुआ मुद्रा में। थर्ड हम बात करेंगे इसकी, थर्ड ये है द एक्सपेडिशन फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ खुरासान एंड इराक। अब ये थोड़ा सा टिपिकल है समझने के लिए। इसने खुरासान और इराक को जीतने की योजना बनाई, जबकि कोई उद्देश्य नहीं था। खुरासान में ऐसा कुछ भी नहीं था। आप जब वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो मैं आपको यही दिखा देता हूँ एक बार बना करके। जैसे ये हमारा यहाँ से ये गुजरात वाला इलाका है, ये वाला गुजरात वाला इलाका है, ये हमारा दक्षिण भारत है ऐसा मान के चलो। इधर से ये यहाँ पे फारस की खाड़ी है, और यहाँ पे ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट है, कोस्टल एरिया। और यहाँ पे अफगानिस्तान से आगे देखो, यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये वाला हिस्सा अफगानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ पे ईरान और खुरासान, ठीक है, ये ईरान और खुरासान। तो यहाँ पे इसने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपनी सेना को यहाँ से ले जाके कहाँ लेके जाऊं, खुरासान लेके जाऊं और इस इलाके को जीतूं। ये इसने सोचा। इस इलाके को जीतने की सबसे मेन वजह, ऐसा ये मानता था कि शायद वो धन दाने से संपन्न देश है, इसलिए मैं यहाँ ले जाकर के सेना से युद्ध करवाऊं। पहली बात तो सेना तैयार नहीं हुई। क्यों? अब आपको पता हो तो भारत का, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे क्या है, पहाड़ियां ही पहाड़ियां है, नदियां हैं, पहाड़ियां हैं। सिंधु नदी है, झेलम है, रावी है, चिनाब है, या सतलुज, लगभग 5 नदियां हैं। 5 नदियों में जैसे सबसे पहले जैसे झेलम है, अगर ऊपर से आप गिनती करोगे तो देखो, आपको मैं क्रम से बता रहा हूँ। जैसे ये झेलम है ना, उसके बाद में चिनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है, फिर सतलुज है। ये सारी नदियां जाकर एक नदी में मिलती है और उस नदी का नाम है इंडस। इंडस को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। ये सारी नदियां जाकर के सिंधु में मिल जाती हैं, सिंधु नदी। तो इन लोगों को पहले तो इन नदियों को पार करना था। दूसरा, यहाँ दुर्गम रास्ते हैं, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, ये दुर्गम रास्ते हैं जो इन लोगों को पार करना था। अब दुर्गम रास्तों से जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे तो सैनिक थक जाते हैं। तो काफी लंबा रास्ता था तो सैनिक थक गए, बीच में आधे सैनिक मर गए। लगभग ऐसा कहते हैं कि 1 लाख सैनिक लेके गया था, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसके पास केवल 10,000 सैनिक ही बचे। तो कितना उसने क्या प्लान बहुत बनाए, उसने योजना बहुत बनाई, लेकिन कोई भी योजना उसकी सही इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। और उसकी वजह क्या थी कि जो उसके सैनिक थे और जो इसकी योजना थी वो प्रॉपर तरीके से उसने इंप्लीमेंट नहीं की। क्योंकि आपने जब देखा, मैप में देख लिया, नदियों को पार करना आसान नहीं है और पहाड़ी रास्तों से निकलना आसान नहीं है। काफी सैनिक घायल हो गए, काफी सैनिक नदी में बह गए। तो इस वजह से ये योजना भी इसकी फेल हो गई। तो तीनों योजना देखो, आपको कौन कौन सी योजना बताई है मैंने। एक तो ये योजना जो उसने राजधानी ट्रांसफर की, ये फेल हो गई। उसके बाद में उसने टोकन करेंसी चलाई, सिक्के चलाए थे, वो फेल हो गए। उसके बाद में इसने खुरासान और इराक दोनों पर जीतने के लिए सेना बनाई, ये फेल। अब नेक्स्ट बात करते हैं कराचिल अभियान। कराचिल जो चीन के पास में है, और जैसे ये हमारा, मैं ऊपर का बना रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा भारत का ये ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, ये भारत का ऊपरी हिस्सा है। ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो चाइना से बिलोंग रखता है, यहाँ पे ये कराची का वो प्लेस है जहाँ पे ये जीतना चाहता था। यहाँ पे ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। यहाँ से यहाँ देख लीजिए, ये वाला पार्ट दिल्ली है और ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो है वो चाइना का पार्ट है। तो इसने क्या प्लान किया कि मैं यहाँ से मेरी सेना को लेकर के जाऊंगा और यहाँ पर मैं जीत करूंगा। इसने जीत करने की कुछ प्रॉब्लम वो जो यहाँ हुई थी, वही प्रॉब्लम यहाँ भी थी। और वो प्रॉब्लम क्या थी? आपने हिमालय की 3 श्रेणियां पढ़ी हैं, आपने 6 क्लास में पढ़ा था ये। तो इन श्रेणियों को पार करना था और ये श्रेणियां इतनी दुर्गम है। और फिर दूसरा, यहाँ लद्दाख का वो कोल्ड डेजर्ट, इसको पार करना बड़ा मुश्किल था। तो ये तो कोल्ड डेजर्ट बन गया, और फिर यहाँ पे वो पहाड़ी श्रेणियां, लगभग तीन श्रेणियां हैं, 3 माउंटेन रेंज है, जो हम इसको बोलते हैं अपर हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय।
अब यहाँ से अगर मान लो वो पार करके यहाँ से इधर से यहाँ निकलता है, तो वही प्रॉब्लम जो खुरासान में, ईरान में जो प्रॉब्लम आई थी, सेम वही प्रॉब्लम इसके साथ में भी थी। इस वजह से सेना यहाँ भी ऐसा ही हुआ, लगभग 60,000 मतलब 60,000 सैनिकों को लेके गया था, और वही कंडीशन यहाँ भी हुई। लगभग 10,000 या 8,000 9,000 के आसपास ही वहां से पाए। तो इससे इससे आप ये समझे कि ये जो योजना उसने बनाई थी, ये योजना भी थी। तो देखो, ये योजना फेल हो गई, ये योजना भी उसकी फेल हो गई, ये योजना भी उसकी फेल हो गई, और ये योजना भी उसकी फेल हो गई। अब एक काम और किया उसने। उसने क्या किया, उसके एक प्रदेश है दोआब जिसको बोलते थे, इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू इन द दोआब। उसने क्या किया, दोआब में जो रेवेन्यू लेता था, जो टैक्स लेता था, उसको डबल कर दिया उसने। और डबल करने की वजह क्या थी, वो भी मैं आपको एक मैप से ही समझाता हूँ, आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। देखो, ये वापस से मैं वो मैप बना रहा हूँ, भारत का जो ऊपरी हिस्सा है वो वाला मैप है, ये वाला मैप है। और ये दोआब का जो प्रदेश है वो कहाँ है वो बता रहा हूँ। यहाँ से आप जब देखा होगा कि यहाँ से गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी निकल के और ये यहाँ से बहती हुई जाती है, फिर उसकी उसी के थोड़ा सा नीचे यमुना नदी निकलती है, यानी इधर से निकलती है। गंगा नदी थोड़ा सा आगे से निकलती है, यमुनोत्री जो है वो थोड़ा सा पीछे से निकलती है। इस तरह से ये यमुना निकलती है। यमुना में इधर से चंबल मिल जाती है, इधर से ये फिर सोन, गंडक, घाघरा, कोसी, दामोदर, ये सारी नदियां इधर से मिल जाती है। चंबल में फिर बीट, सिंधु, तेंदुआ, सरस्वती, ये सब मिल जाती है। और आगे जाके यमुना भी, इलाहाबाद में एक संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, यहाँ पे जाकर के, सब मान के चलो ये इलाहाबाद है, तो इमेजिन करके चलो, यहाँ पे जाके वो मिल जाती है। तो अब यहाँ देखो, ये वाला जो पूरा प्रदेश है, ये पूरा प्रदेश नदियों से बना हुआ मैदान है। जब ये नदियों से बना हुआ मैदान है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। जब यहाँ की मिट्टी कैसी होगी भाई, जब वो नदियों के द्वारा जो प्लेन्स बनते हैं, वो मिट्टी फर्टाइल मिट्टी। फर्टाइल मिट्टी मतलब है उपजाऊ मिट्टी। सोइल जो होगी फर्टाइल सोइल, और पानी बहुतायत में है, तो कल्टीवेशन की प्रॉब्लम भी नहीं है, आराम से सिंचाई व्यवस्था है, बढ़िया अच्छी सिंचाई व्यवस्था है। इसने क्या किया, इसमें यहाँ उसने टैक्स लगाने की कोशिश की। इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि मैं इस एरिया पे क्या लगाऊंगा, टैक्स लगाऊंगा। और ये एरिया पूरी तरह से बढ़िया था, अच्छा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी उस समय जो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोची नहीं, या उसने जानने की कोशिश नहीं की। जिस समय उसने टैक्स डबल किया था, उस समय जो दोआब में जो था वो बाढ़ आ गई थी, और एक तरह से अकाल सा पड़ गया था। देखो, बाढ़ केवल अकाल केवल सूखे की वजह से नहीं होता। यानी अगर आप कहो कि ड्रॉट की वजह से ही अकाल पड़ेगा, नहीं। अगर भारी बारिश भी होती है ना, हैवी रेन भी होती है, उसकी वजह से भी प्रोडक्शन नहीं होता है ना, पानी भरा रहता है हमेशा ही, खेती नहीं कर पाते हैं लोग। तो यही प्रॉब्लम वहां भी थी। एक तरफ, एक हिस्से में, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ तो एकदम सूखा हो गया। और ये वाला जो हिस्सा है दामोदर नदी का, बिहार वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे एकदम बाढ़ आ गई। तो एक तरह से ऐसी कंडीशन बन गई, इस पूरे एरिया में ऐसी कंडीशन बन गई, यहाँ से लेके यहाँ तक इन लोगों को अकाल की वजह से लोगों को काफी परेशान होना पड़ा। लेकिन इसने टैक्स बढ़ा दिया। अब टैक्स कहाँ से देंगे लोग, इसलिए फिर वहां विद्रोह शुरू हो गया। यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ, ये तो पागल है। अब देखो, आपने सारी योजनाएं देखी है, अब हम बारी बारी से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने ये योजना देखी, उसने अपनी राजधानी को देवगिरी में शिफ्ट कर दिया, और देवगिरी से वापस दिल्ली आ गया। ये योजना सफल नहीं हुई। दूसरी, उसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, वो सफल नहीं हुई। उसके बाद में उसने खुरासान और इराक पर अपनी सर जिम्मेदारी करने की कोशिश की, तो वो भी सफल नहीं हुई। पहले मुझे बताने दो बेटा। फिर उसके बाद में कराची में जो उसने यस योजना बनाई, वो भी सफल नहीं हुई। फिर आफ्टर दैट उसने दोआब में भी क्या किया, टैक्स बढ़ाने की कोशिश की, तो वो भी सफल नहीं हुई। ये सारी योजनाएं ऊपर से नीचे तक जितनी भी थी, उसने सारी योजनाएं इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं करी। अगर इन्हीं योजनाओं को अच्छे तरीके से वो करता, तो शायद वो सफल होता। तो ना तो उसका पब्लिक ने साथ दिया, और ना ही उसका साथ सेना ने दिया। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो उस समय उसने फेस की। अब बोलो बेटा, क्या बोल रहे थे। सर
सर आप एक बार डी वाला और एक बार और समझाएंगे? ओके, डी वाला। यस सर। ठीक है, देखो ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ कराची स्कीम, ये वाला ना। यस सर। ठीक है, देखो वापस से मैप देखो, हम भारत का एक मैप बनाते हैं यहाँ से, ठीक है, उससे आप समझ जाओगे अच्छे से। ये हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है, कराची जो पार्ट है ना वो चाइना से अटैच करता है, ठीक है। खुरासान जो है वो ईरान वाला पार्ट था जो आपने यहाँ देखा था। अब हम देख रहे हैं इस वाले पार्ट को जो चाइना से लगता हुआ है, यहाँ पे है दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक ये सोच रहा था कि मैं अपनी सेना को ले जा करके इस रास्ते से, पहाड़ी रास्ते से ले जाऊंगा और चाइना वाले ये जो पार्ट है इस पार्ट को मैं जीत लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इस रास्ते में, हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि 3 माउंटेन रेंज है हिमालय की जो यहाँ से होकर पार होती है। ये यहाँ से फैली हुई है, यहाँ एक्सटेंट है उनका, अपर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड लोअर हिमालय। और इसकी पहाड़ियां इतनी दुर्गम है कि आसानी से यहाँ पे पहुंचा नहीं जा सकता। बहुत दुर्गम पहाड़ियां है ये वाली जो पहाड़ियां, ये तीनों जो पहाड़ियां हैं ये बहुत दुर्गम है। यहाँ बिल्कुल पास बने हुए हैं जिनको हम हिंदी में दर्रे बोलते हैं, छोटे छोटे पास बने हैं जहाँ से लोग जाते हैं। जब ये यहाँ से अपने 60 से 70 हजार, 60 to 70 थाउजेंड अपने सैनिकों को जब यहाँ लेकर के गया तो क्या हुआ, वही प्रॉब्लम जो कराची और ईरान में आई थी, जो प्रॉब्लम यहाँ आई थी उसको, उसी प्रॉब्लम को यहाँ फेस करना पड़ा उसको। क्योंकि जो सैनिक थे वो इस रास्ते से थक गए या घायल हो गए और वहां तक पहुंचे। तो 60 हजार अगर सैनिकों को लेके गया तो वहां पे लगभग 60 हजार में से 50 हजार सैनिक मारे गए और केवल 10 हजार या 8-9 हजार सैनिक की बात। तो ये उसका सबसे बुरा वक्त था। ये सारी कराची और खुरासान में ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि सेम पोजीशन है, बस फर्क इतना सा है कि कराची में नदियां नहीं आती, बल्कि खुरासान और इराक वाला जो पार्ट है, इराक वाला पार्ट किधर है, अफगानिस्तान के इधर जाओगे ना, भारत के वेस्ट में जाओगे तो आपको ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये मक्का मदीना, ये वाले पार्ट आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें अब लास्ट हम एक बार बात करेंगे सैयद लोदी की, है ना, और फिर हम पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। यहां से देखेंगे हम, ये वाला पार्ट बच रहा है हमारा सैयद डायनेस्टी। सैयद जो डायनेस्टी थी इसका जो फाउंडर था उसका नाम था खिज्र खान, ये बात आप याद रखिएगा। इसका जो फाउंडर था सैयद डायनेस्टी का, उसका नाम था खिज्र खान। खिज्र खान, द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी, हैड कोलैबोरेटेड विद तिमूर एंड एज ए रिवार्ड ही वाज गिवन द गवर्नरशिप ऑफ लाहौर। अब ये जो तिमूर, तिमूर का मतलब तैमूर, और तैमूर जो था ये बहुत क्रूर राजा था और ये उसी ईरान वाले, इराक वाले पार्ट में वहां का राजा था। वैसे प्रॉपर ये एक तुर्क जाति का ही था, लेकिन इसके नाम से एक जनजाति बन गई थी उस समय। इसका नाम इंग्लिश में इसको तिमूर बोलते हैं और हिंदी में इसको तैमूर बोलते हैं। ये तैमूर के काल में गवर्नर रहा था लाहौर का, और लाहौर कहाँ है, लाहौर पाकिस्तान में, भारत का जो पश्चिमी पार्ट है पाकिस्तान, सब जो कंट्री है, पड़ोसी कंट्री है, वहां पे लाहौर पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी पाकिस्तान की, बाद में इस्लामाबाद बनी थी। वहां जो मुस्लिम राजा थे उन्होंने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया। तो इसको सबसे पहले लाहौर का गवर्नर बनाया गया था, उसके साथ इसको मुल्तान भी दिया गया था। मुल्तान भी सिंध में है, पाकिस्तान में ही है, और दीपालपुर ये भी सिंध में ही है, ये भी पाकिस्तान में है। ये तीनों पार्ट जो है वो पाकिस्तान में है। और ये समय है 1414 का, 1414 का, यानी 1414 का। ही इन्वेडेड दिल्ली एंड बिकेम इट्स मास्टर। इन्वेडेड का मतलब होता है आक्रमण कर लेना, उस पर अधिकार कर लेना। उसने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया और उसका क्या बन गया, मास्टर बन गया, मालिक बन गया। और इसी सैयद डायनेस्टी का जो अंतिम राजा था, ऐसा कहते हैं, जो सैयद डायनेस्टी का जो अंतिम राजा रहा है वो रहा है अलाउद्दीन आलम शाह। क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, जिस तरह से हमने तुगलक डायनेस्टी पढ़ी, खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये केवल आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट खिजर खान था और लास्ट इसका अलाउद्दीन आलम शाह था। द लास्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी एंड हार्डली डिड मोर देन
क्या लिखा हुआ है बेटा, ये मेरे स्क्रीन शेयर करने से नहीं आ रहा सामने, क्या लिखा हुआ है इसमें, रुको एक मिनट मैं देखता हूँ। सर वो हाइड की बटन दबा दीजिए। अच्छा अच्छा, अरे ये भी ठीक है। नहीं होता ना ये, क्या है वो स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है, रुको एक मिनट हो जाएगा। यस, अरे वाह, वेरी गुड, अब हो गया। देखो ये है, एंड हार्डली डिड मोर देन सस्टेन द सल्तनत इन दिल्ली अंटिल 1451। यानी ये जो सैयद डायनेस्टी का जो टाइम रहा है ना, वो इसका टाइम रहा है 1414 से 1451 तक। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये यहाँ तक बात क्लियर है। मैं अब नेक्स्ट अपनी पॉइंट टू पॉइंट आऊंगा अब, ठीक है। तो पॉइंट पे आते हैं, एक मिनट रुकना, मुझे उसको ओपन करने देना। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, इसके नोट्स मैंने आपको, ये जो पीपीटी भेजी है इसके सारे नोट्स आप इनको तैयार कर लेना बेटा। क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूंगा आपको। और मुझे अच्छे से पता है आपको दिल्ली सल्तनत पूरी अच्छी तरह से समझ में आई है। और इसके पॉइंट्स थोड़ा सा कुछ बचा हुआ पार्ट है जो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो ये वाला जो है मैंने आपको पहले भेज दिया था शायद, है ना। इसको देख लेना, लास्ट वाला पार्ट है ये वाला, द सल्तनत इन 15th एंड 16th सेंचुरी, ये वाला पार्ट देख लेना, ठीक है। अब कोई बात पूछनी हो बेटा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी चीज इससे से रिलेटेड आप बात करना चाहें मुझसे तो बात कर सकते हैं। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, क्लोज हो चुका है। नो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम अबाउट द चैप्टर, अबाउट दिस चैप्टर? No नो problem. सर। बताइए। नो सर। नो सर। 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 समझ में नो आता सभी को सर। अच्छे से? सर। यस। सर ये क्लिंट का मतलब क्या होता है? CLIENT, क्लाइंट। क्लाइंट, क्लाइंट का मतलब कोई अनुयायी होता है ना उसका। जैसे कोई क्लाइंट मतलब जैसे कोई डॉक्टर है, मान डॉक्टर को उसको मिलने के लिए आया, उसको तो पेशेंट बोलेंगे। लेकिन कोई अनुयायी है, अनुयायी का मतलब होता है किसी की फॉलो, तो हम कहेंगे क्लाइंट, या ग्राहक की तरह क्लाइंट। भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। या अगर अगर वकालत में वकील होता है, वकील जिसका केस तो वो अपना क्लाइंट बोलता है, समझ में या अगर हिंदी में आप इसको कहोगे तो कहोगे मेरा पक्षकार, मेरे उसकी बात को फॉलो करने वाला, या जिसके बिना पे वो अपनी बात कह रहा है, तो उसका क्लाइंट होता है। अबे क्या खुल गया, भी देखना कुछ नहीं। ओके, चलो प्रेजेंट कर दी सब लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। यस ठीक है सर। तो बेटा प्रेजेंट कर दी, यस। लेफ्ट कर दो बेटा। तो 5 मिनट के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में लेना। मेरा मैसेज जरूर पढ़ो जो व्हाट्सएप पे मैंने आपको शेयर किया है, ठीक है। लेफ्ट कर दो बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। Okay. लेफ्ट कर दो बेटा आदित्य।
लेफ्ट कर दो बेटा, लेफ्ट कर दो।